नेक्स्ट जो बुक आपकी है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें एक टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं कैश मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी में कैश जो उसकी लाइफ ब्लड की तरह काम करता है। अगर कंपनी में कैश अवेलेबल होगा तो मीन्स उनमें जो भी सप्लाई रिलेटेड सोर्सेज हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो अदर एसेट्स हैं, उनको तभी प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट किया जाता है अगर आपके पास कैश अवेलेबल है। आप कोई रॉ मटेरियल तभी खरीद सकते हैं अगर कैश अवेलेबल हो। कंपनी में जो अदर एक्टिविटीज हैं वो तभी कंप्लीट हो सकती है अगर कैश अवेलेबल है। तो कंपनियों में हमेशा कैश को मैनेज किया ही जाता है। इसको मैनेज करने के लिए कोई अलग से मैनेजमेंट नहीं होती कंपनी में, वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो हमेशा कैश को मैनेज करके चलते हैं ताकि कभी भी पैसे की कमी कंपनी में कभी ना हो। इनफ्लो और आउटफ्लो को मेंटेन करके चलना पड़ता है। जो आउटफ्लो पैसा आपका बाहर जाने वाला पैसा है, अगर पहले इनफ्लो हो जाएगा तो भी आउटफ्लो कंप्लीट होगा, मीन्स पैसा आएगा तभी जाएगा। अगर है जाने वाला ही आने वाला नहीं से नहीं है तो कंपनी बंद होने के कगार पे चले जाती है। मीन्स कंपनियों में लॉकडाउन हो सकता है, कंपनी में ब्रेकआउट, या फिर कई बार कंपनी बिल्कुल ही अबंडेंट हो जाए तो उस वजह से कमी यही होती है कि उनके पास पैसा जो है उनको प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता। किसी भी कंपनी के सक्सेसफुल लाइफ के लिए कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो प्रॉपर तरीके से मैनेज होना जरूरी है। इसके बाद इन लिखना है कि मीनिंग ऑफ कैश। कैश क्या होता है? कैश एक लीगल टेंडर है। वो आपके पास करेंसी में भी हो सकता है, कॉइन्स में भी हो सकता है, रुपीज में भी हो सकता है, नोट्स में भी हो सकता है, जिसको हम लोग गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए यूज करते हैं। आपके पास भी कैश, हम बोलें कैश क्या, आप कैश वो चीज़ है, आप लीगल टेंडर बोल सकते हैं जिससे हम कोई गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। कोई चीज़ खरीदनी है जिसके लिए हमें अपने लीगल टेंडर को देना पड़ता है, जैसे कि हम कॉइन्स या नोट्स वगैरह को देना पड़ता है, उसी को हम लोग कैश बोलते हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल फॉर्म ऑफ कैश। कैश की हिस्टोरिकल फॉर्म क्या है? कोई कैश एक तरीके से नहीं चलता है, हम बोलेंगे सिर्फ कॉइन्स और रुपीस में है। आज के टाइम में आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, उसके बाद पेमेंट टेक्नोलॉजी जो आपके पास लाइफ में मिल रही है, ये सारा कुछ कैश का हिस्टोरिकल व्यू ही है कि हम लोग हिस्ट्री से देखे चले आ रहे हैं इन चीज़ों को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पहले जो चीज़ें कम होती थी लेकिन आज के टाइम में सर्विसेज बहुत बढ़ गई। मीन्स जरूरी नहीं कि कैश आपको अपने जेब में उठा के चलना पड़े। कई बार ऐसी कंडीशन है आप लोग विदाउट कैश भी मार्केट से निकल गए हैं तो आपका काम चल जाता है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम मार्केट में हो जाती है, मैं भी शायद हो, जो भी पैसे तो लेके नहीं आए, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम आजकल सबके पास है तो वो चीज़ें चल जाती हैं। फिर आते हैं कि मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश। कंपनी में जो कैश रखने के पीछे मेन मोटिव क्या है, कंपनी क्यों रखना चाहती है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन मोटिव। कंपनी में जो ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस चलना है वो कैश के बिना चल ही नहीं सकता। आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदना है, किसी के खर्चे करने हैं, किसी को सैलरी देनी है, किसी से पेमेंट्स, किसी को डे टू डे ऑपरेशन में पेमेंट करनी है, तो वो कैश होगा तभी हो सकती है। वो अगर कैश आएगा तभी आएगा, तो इसलिए कंपनी ऑलवेज मोटिव्स रखती है कि आपके पास कैश अवेलेबल होना चाहिए। मिनिमम लेवल एक आपके पास जो, ऐसे हम बोल सकते हैं वो टैक्स भरने के लिए, डिविडेंड भरने के लिए, तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके अलावा प्रिकॉशनरी मोटिव। कभी कंपनी में ऐसी कंडीशन आ जाए कि 7 दिन आपके पास कोई पैसा नहीं आ सकता, 15 दिन नहीं आ सकता, प्रिकॉशनरी मोटिव होते ही है। जैसे हम बोलें कि हम लोग सैलरी वाले पर्सन हैं, 7 तारीख को सैलरी मिलेगी, ये तो नहीं है कि 7 तारीख को एक 8 9 10 या 1 बजे हमारे अकाउंट में सैलरी, हम बोले कि 1 10 बजे हम खत्म कर देंगे। एज ए प्रिकॉशनरी मोटिव हम लोग कुछ ना कुछ अपने पास जरूर रखते हैं, क्योंकि जितना टाइम पर हमारे पास पैसा नहीं होगा वो कैसा टाइम निकालना है, वहाँ पर इमरजेंसी कंडीशंस आ गई तो वो कैसे चलेगा, तो प्रिकॉशनरी मोटिव पे भी हमें कैश रखना पड़ता है। उसके बाद स्पेकुलेटिव मोटिव। कभी कोई पैसे से कोई ज्यादा चीज बेनिफिट में मिल सके, स्पेकुलेटिव मोटिव पे हम लोग कैश अपने पास रखते हैं। आप लोग भी रखते हैं। आज जो चीज महंगी मिल रही है हम लोग नहीं खरीदेंगे, हमारा एक स्पेकुलेटिव होगा जिस दिन सेल लगेगी उसी दिन लूंगा, तो उसी दिन जाके चीज कर लूंगा। जो चीज आज 100 की है कल को 50 की मिलेगी तो अब ले लूंगा। कई बार ऐसे कि जैसे प्याज होगी 200 रुपए किलो, हम लोग खाना बंद कर देंगे, स्पेकुलेटिव मोटिव में चलते हैं, जहां पर सस्ते मिल रहे होंगे वहीं से ले आएंगे भाई, हमें कोई ऐसा नहीं कंडीशन। तो ये लाइफ में भी चलता है सेम, कंपनियों में भी होता है। कंपनीज भी एज ए स्पेकुलेटिव कैश रखते हैं। आज रॉ मटेरियल जो नॉर्मल यूज हो रहा है तो उतना नहीं खरीदेंगे, हमको लगता है कि कभी ऐसी कंडीशन आ गई भी सस्ता हो गया एकदम से, हमारा प्रोडक्ट तो वैसे ही बिक रहा है, तो एकदम से धड़ल्ले से ज्यादा सामान खरीद लेंगे। रॉ मटेरियल ज्यादा खरीद लेंगे, उसको धीरे धीरे यूज करते रहेंगे और अपना एक स्पेकुलेशन में पैसा कमाते चले जाएंगे। मीन्स कम पैसा लगा के ज्यादा पैसा कमाने का काम भी कंपनी कई बार करती है। कंपनी में कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट क्या होती है कि एक फाइनेंसिंग का एक एरिया है जिसमें फाइनेंशियल मैनेजर जो है कैश को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमेशा कैश मैनेजमेंट वर्क कैसे करती है, इनफ्लो और आउटफ्लो को इंश्योर करती है कि पैसा कहाँ कहाँ पे लगने वाला है और कहाँ कहाँ से आने वाला है। जब आपको इस चीज़ की नॉलेज होती है कि पैसा कहाँ कहाँ से आपको आ सकता है, तब आप आउटफ्लो को मैनेज करते हैं। जैसे आपको पता है कि आपके लिए इनफ्लो क्या है, कि आपकी सैलरी है, सैलरी से ही पैसा आपको आना है, तो आपके वो पहले से ही आउटफ्लो स्ट्रक्चर भी पहले से बनाए होते हैं कि हमने ये पैसा कहाँ कहाँ पे स्पेंड करेंगे। उसके अलावा अदर ऑप्शन रेयर होती हैं कि इनफ्लो फैमिली से मिल जाएगा, अगर मेरी सैलरी खत्म होगी तो घर वाले। लेकिन आजकल तो टाइम ऐसा आ चुका है कि आप लोग खुद अगर काम कर रहे हैं तो आपके फैमिली वाले बोलते हैं कि आपके पैसे कहाँ गए, बल्कि उसमें से भी हमें पैसे दो। तो हमें इन चीज़ों को पहले से ही क्लियर करना पड़ता है। ये कंपनियों में भी सेम चलता है। मैनेजमेंट में जो पर्सन, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, उनने जो पैसा एक बार कंपनी में लगा दिया,
वो बंदे सिर्फ यही चीज देखते हैं कि आप इस पैसे को आप हमसे और नहीं मांगोगे, इसी पैसे से बिजनेस चलाओ, बल्कि इससे हमें भी कमा के खुश दो। जैसे हम आपके घर वाले हैं, आपको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर रहे हैं, यदि आपको कभी जॉब पे लग जाएंगे तो वो ये बोलेंगे अब मेरे से पैसे मत मांगना, पढ़ रहे हो तो भाई खुद अपने पढ़ो, पैसे कमाओ, फीस भरो, मुझे भी दो पैसे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ काम कर रहे हो तो पैसे खुद ही यूज करते चले जाओ, भाई बस ठीक है अभी आपने फीस भर दी, 6 महीने में एक बार फीस भरनी है, बाकी के 5 महीने उससे आपकी एक बार फीस भरी जाएगी, बाकी के पैसे कहाँ हैं। तो ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। कंपनी में मैनेजमेंट ऐसे ही होती है कि जो पैसा आपको एक बार मिला है उसको प्रॉपर कैसे मैनेज करना है, कैश मैनेजमेंट ही देके चलती है। कैश मैनेजमेंट में कुछ अलग अलग स्टेप बताए हैं। सबसे पहले तो कहता है कैश का बजट बनाया जाएगा, इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो कहाँ कहाँ से है, आउटफ्लो कहाँ कहाँ से है। उसके बाद कैश फ्लो मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी बनाई जाएंगी, कहाँ से हम लोग जल्दी से पेमेंट लेने के लिए डिस्काउंट सेटअप कर सकते हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जहाँ पे नेगोशिएशन पेमेंट हो सकती है। नेगोशिएशन में पेमेंट मीन्स जरूरी नहीं है कि किसी को कैश में पेमेंट करनी है, चेक दे सकते हैं, जिसमें चेक में 10 दिन की तारीख डाल के दे दी, किसी को प्रोमिसरी नोट इशू कर दें, तो इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मार्केट में से हमें शॉर्ट टर्म लोन कहीं से मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, इन सभी चीज़ों के लिए कंपनी हाल में मैनेजमेंट करके चलती है। इमरजेंसी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, हमेशा कैश के बैलेंस को मॉनिटर करते चलिए। तो एक लेवल रखिए, उससे कभी डाउन मत जाइए, अगर उससे डाउन चलेगा तो मे भी प्रॉब्लम्स में हम लोग आ सकते हैं। फंक्शन ऑफ कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट में कौन कौन से काम चलते हैं। सबसे पहले इन्वेंटरी कंट्रोल, कंपनी हमेशा अपने रॉ मटेरियल के ऊपर कंट्रोल रखती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा कैश इसी में लगता है। अगर यहाँ पे कैश रुक गया, पैसा रुक गया, मीन्स रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स ना बनी और ना बिकी तो हमारा पैसा रुक जाएगा, तो इसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखते हैं। रिसीवेबल रिसीवेबल एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ जिन जिन लोगों से पैसा लेना है उसकी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करती है वो, कितने दिन का किस बंदे को उधार दिया, कब किसी बंदे से पैसे लेने हैं, उसको पहले ही इंश्योर करते चले जाना, भाई इतनी तारीख आ रही है, आपने प्रॉमिस किया था तो पैसे आपको देने हैं टाइमली। अलग से पर्सन को रख लेंगे कि उस बंदे से पैसे लेके आओ जाके ले। मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स, जिन लोगों को पैसे देने उनके प्रॉपर मैनेजमेंट भी करेंगे, जिन लोगों को जो टाइम दिएगा इस टाइम पे पैसे देंगे, उससे पहले आप पैसे इकट्ठे करेंगे, टाइम पर उस बंदे को पेमेंट देंगे, क्योंकि जिस बंदे ने आज आपको क्रेडिट में पैसा दिया है वो फर्दर आपको तभी देगा कि अगर आज आप टाइम पर वापस करेंगे, अदरवाइज अदर वो कभी भी बंदा पैसा आपको आपके नहीं दे सकता। कैश मैनेजमेंट में स्ट्रेटजी यूज होती हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी यूज होंगी। सबसे पहले कैश की प्लानिंग, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है कैश की। उसके बाद फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, कैश का बजट बना लिया जाएगा। रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट मेथड, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पे डिसबर्समेंट होगी, मीन्स कहाँ कहाँ पे आपका पैसा लगेगा। इस मेथड को कैश स्ट्रेटजी में यूज किया जाता है। कैश मैनेजमेंट करने के पीछे इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव ये भी आपको पूछा जा सकते हैं। सबसे पहले मेथड फॉर एक्सेलरेटिंग द कैश इनफ्लो, कौन कौन से मेथड है कहता है जिससे आप लोग कहता है इनफ्लो और आउटफ्लो दे सकते हैं। एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी पैसा इकट्ठा अपने पास लेके आ सकते हैं। एक्सेलेटर ऐसे होता है कि रेस ज्यादा दबाना गाड़ियों में, इसको एक्सेलेटर बोलते हैं। परमोट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, जिन लोगों को लोगों से आपने डेप्टर से पेमेंट लेनी है उनको आप बार बार कहते रहेंगे कि आपने पेमेंट देनी है। उसके बाद क्विक कन्वर्जन ऑफ पेमेंट इनटू कैश, जो भी आपके पास ऐसी सामान है उनको कैश में जल्दी से कन्वर्ट कीजिए। डिसेंट्रलाइज कलेक्शन, कलेक्शन जो होनी चाहिए वो डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। आप बोल नहीं सकते मैंने रूल बना दिया इस हिसाब से पैसे इकट्ठे होंगे, जिस तरह से मर्जी पैसा आना चाहिए। आप बोले कि अगर ऑनलाइन पैसा देना ऑनलाइन दे दो, नेट बैंकिंग करनी नेट बैंकिंग कर दो, डायरेक्ट खाते में डालने गूगल पे फोन पे जो भी ऑप्शन है डाल सकते हैं। आप बोलेंगे कि सिर्फ मैं तो कैश में काम कर रहा हूँ तो कस्टमर आपको पास आना छोड़ देंगे। जैसे आप ऑफिस ही खोल लिया, आपने शॉप खोल ली, शॉप में आप बोलेंगे कि मुझे कैश के अलावा काम ही नहीं करना, आज का टाइम यही बोलता है। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि ऑनलाइन पैसे डालना है तो ऑनलाइन ले सकते हैं आप लोग। कोई बंदा बोलेगा कि मैं आपको चेक दे रहा हूँ तो आप चेक से पेमेंट ले लिया, आप बोले कि नहीं मैंने चेक इन लेना, तो आपका बिजनेस डाउन होने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो मेरा एक्सलेट ऐसे ही हो सकता है कि सभी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद लॉक बॉक्स सिस्टम, लॉक बॉक्स सिस्टम होता है कि मान लो आपका बिजनेस यहाँ से अलावा अलग अलग एरिया में चल रहा है और आप सिर्फ चेक में या डीडी में आपकी पेमेंट्स आ रही है, तो अलग अलग एरिया में वो सिस्टम लगे होने चाहिए, बॉक्स लगे होने चाहिए, जहाँ पे बंदा अपना जाके चेक ड्रॉप कर सके, या आपकी जान पहचान का कोई बंदा होना चाहिए जो आपको हमारी कंपनी से आपके लिए चेक जो है इकट्ठे कर सके। मेथड ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग कैश फ्लो, जो कंपनी का कैश फ्लो है जो बार बार जो जाता है उसके ऊपर ब्रेक हम लोग कैसे लगा सकते हैं। एक्सीलेटर का मतलब होता है रेस देना, डिसेक्लेटर का मतलब होता है रेस को कम करना। तो कैश आउटफ्लो को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले पेइंग ऑन द लास्ट डेट, जिसको पैसा देना है लास्ट डेट पे पैसा दीजिए। अगर 14 तारीख बोली गई है तो मतलब 14 को ही दीजिए, जरूरी नहीं कि आपको पहले आके तो 10 को दे दो, मैनेज कर लो, 4 दिन रख लो अपने पास पैसे, 10 14 को ही दे सकते हैं। पेइंग थ्रू द चेक एंड ड्राफ्ट, कोशिश कीजिए जिन लोगों को पेमेंट करनी है कैश में मत कीजिए, चेक और ड्राफ्ट दीजिए, क्योंकि किसी बंदे को चेक दोगे ना तो आज दोगे तो कल बंदा खाते में लगाएगा, तो 1 2 दिन पास होने में लग जाएंगे, तो पैसे आपको बेनिफिट में हो सकते हैं। एडजस्टिंग पेरोल फंड्स, जैसे कि आप सोचते हैं पेरोल फंड्स जिनको सैलरी वगैरह देनी है उनमें एडजस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए। अगर वहाँ सैलरी नहीं दे पा रहे हैं
तो 1-2 दिन एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन देखिए जरूर सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पेमेंट। लेकिन जो पेमेंट्स हैं वो सेंट्रलाइज तरीके से ही होनी चाहिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशन पेमेंट देने के बने हुए हैं वो वैसे ही होने चाहिए। लेने में आप डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं, किसी से थोड़ा लेट भी ले सकते हैं, किसी से जल्दी भी ले सकते हैं, लेकिन जब किसी को देने हैं तो उसमें रूल सेंट्रलाइज होने चाहिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर आप अपने कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग जो रूल बने हुए हैं। जिस तारीख को बोला गया उसी तारीख को पैसा देना जरूरी है। इंटरबैंक ट्रांसफर किसी बंदे को पेमेंट करनी है, उसको बोलो कि बैंक ट्रांसफर कर देंगे, बैंक ट्रांसफर में टाइम लग सकता है। नेफ्ट करोगे आरटीजीएस, आरटीजीएस टाइम से बोलना नेफ्ट कर दो, 1-2 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में। या उसको बोल दो कि आज भाई कैश नहीं दे रहा हूँ, कल को नेफ्ट कर दूंगा, चेक दूंगा तो भी 2 दिन लगने थे, तेरे को कल पक्के ट्रांसफर हो जाएंगे तो 2 दिन आपको फिर मिल जाएंगे। मेकिंग यूज ऑफ फ्लोट, ऑलवेज कोशिश कीजिए कि फ्लोट को यूज कीजिए। फ्लोट का मीनिंग क्या होता है, किसी को चेक यूज दोगे तो जितने दिन उसको पास होने में लगते हैं वो फ्लोट होती है, उतने दिन आपको पैसा यूज करने को मिल जाएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि फ्लोट को यूज किया जाए। चेक किसी को दे रहे हो, चाहे आज की तारीख दे के डाल रहे हो, आज बंदा आपसे चेक लेके जाएगा, जाते थोड़ी बैंक में चला जाएगा और पैसे निकाल लेगा, जाके अपने बैंक में लगाएगा, फिर वो चेक सेंट्रलाइज प्रोसेस में पास होने लग जाएगा, हमसे वो 1-2 दिन में मिल जाएंगे। पहले तो जैसे 7-7 10 दिन लग जाते थे तो फ्लोट ही यूज होती थी। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट करने के पीछे प्रिंसिपल एक्सेलरेटिंग द कैश रिसीवेबल प्रोसेस, आपके जो रिसीवेबल प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट किया जाए ताकि आपके पास पैसा जल्दी से आता चला जाए। डिसेंट, उसके बाद कीपिंग द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री लेवल्स लो, हमारी कंपनी में इन्वेंट्री लेवल लो हो, इसके लिए कैश का मैनेजमेंट किया जाता है। मीन्स हम बोले कि रॉ मटेरियल जल्दी से फिनिश गुड में कन्वर्ट हो, फिनिश गुड जल्दी से सेल हो, हमारे पास पैसा वापस आता चला जाए। कैश मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी इन्होंने बताइए क्या क्या आई है। सबसे पहले कैश फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, कैश का बजट बनाइए। नेगोशिएटिंग पेमेंट टर्म्स, जो कंपनी के पेमेंट्स की टर्म्स हैं उनमें नेगोशिएशन लेके आइए। टर्म्स को बढ़ाइए मत कि 14 को आप बोलो कि जिससे पैसे लेना बोलना कि 14 दिन 15 दिन कर दो, 16 दिन कर दो, चल कोई बात नहीं पैसे दे दो जब तेरा दिल करे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। रिश्तेदारी है, फ्रेंडशिप है, जान पहचान है, फिक्स होना चाहिए कि यही एक ऐसी चीज है जिससे लाइफ सर्कल चलने वाला है। कंपनी में वैसा नहीं कि कंपनी में आपको बोलो इंटरव्यू में रख ले, बोले क्वेश्चन पूछने पे ही हम आपको कंपनी में जिम्मेवारी दे रहे हैं कि आप कंपनी में सामान सेल करेंगे, कोई आपका जान पहचान वाला आ जाए कि आप उसको उधार में सामान सेल कर देंगे, उसमें आपका आंसर हमेशा नो होना चाहिए कि हम कंपनी के रूल के साथ चलेंगे। अगर कंपनी रूल दे रही है कि 7 दिन का उधार है तो आप दे देंगे। अगर बंदा बोले कि कंपनी रूल में 7 दिन का, आप बोले कि तो भाई मेरा रिश्तेदार 1 महीने बाद पैसे देती है, वहाँ पे आपकी जॉब खतरे में है, क्योंकि आप रूल से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो जान पहचान कंपनी के बाहर, रिश्तेदारी कंपनी के बाहर, वो चीजें कभी भी नहीं होनी। रिश्तेदारी में वैसे ही चलता है, किसी को पैसे दिए हैं, आज किसी रिश्तेदार को पैसे दे दो, उससे पैसे लेने में आप बोलेंगे अपने आप दे देगा, नहीं देगा भाई, लेने ही पड़ेंगे। रिलेशनशिप खराब होते हैं उसको बोल दो भाई ये पैसे के बिना हम रिलेशनशिप नहीं कर सकते। पैसे के बिना बर्तना है तो अच्छी बात है, अगर पैसे से बर्तना है तो हमें छोड़ दो, हम दुनिया में अकेले ही ठीक है, क्योंकि जब बंदा आया अकेला तो जाना भी अकेला ही है। उसके बाद मिनिमाइज एक्सपेंसिव, खर्चों को कम करने के लिए कैश मैनेजमेंट की जाती है। एफिशिएंट बिलिंग एंड कलेक्शन प्रोसेस, आपकी कंपनी में प्रॉपर बिलिंग हो, कलेक्शन प्रोसेस अच्छी हो, इसके लिए कैश मैनेजमेंट की जाती है। मेंटेन एडिक्वेट कैश रिजर्व, कंपनी में कैश का जो रिजर्व होता है ऑलवेज आपके पास बना रहे, इसके लिए कैश मैनेजमेंट की जाती है। जैसे हम बोला सैलरी की बात करते हैं, सैलरी में कुछ पैसा हम ऑलवेज प्रॉपर सेव रखते हैं, वो रिजर्व ही होता है, पूरे महीने हमारे पास पड़ा रहता है, जब नए महीने की सैलरी आएगी उसमें थोड़ा और डाल देंगे, वो हमारी सेविंग बढ़ती चली जाती है। जैसे पैसे थोड़े थोड़े पैसे करके हम बहुत बना लेंगे, जैसे पहले गुल्लक रखते थे घरों में 1-1 रुपये डालने, अब 10-10 डालने लगेंगे। 1 रुपये डालेंगे तो बच्चे बोलते हैं कहाँ से लाया भाई, इसको बाहर बैंक में नहीं रखना, 1 रुपये 10-10 रुपये तो कम से कम ये डालना पड़ता है ना। मांगने वाले नहीं लेते, आप 25 पैसे के दे दो, बोलता मेरे से 50 ले ले भाई, मैंने नहीं लेना इसे क्या ना। तो ऐसा है भाई, ये मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हमें ऐसे मैनेजमेंट करनी पड़ती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। कंट्रोल कैश फ्लो, मतलब कि जो आउटफ्लो इनफ्लो पर कंट्रोल रहे। ऑप्टिमाइज कैश लेवल फॉर द बिजनेस, हमारी कंपनी में बिजनेस चलाने के लिए जो कैश का लेवल है वो बिल्कुल प्रॉपर रहे, इसके लिए बिजनेस किया जाता है। उसके बाद इन्होंने बॉमल मॉडल ऑफ कैश मैनेजमेंट बोला है कि मिलर मिलर और मॉडल कैश मैनेजमेंट बोला है, इन्होंने प्रॉपर क्लियर नहीं किया। मीन्स आपके पास कहता है जब भी कैश प्रॉपर होना चाहिए वो एज ए फ्लो बिल्कुल आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। आप अपनी डिमांड्स को, सॉरी डिमांड्स बोल रहा हूँ, आपकी जो मन की जो इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स हैं, उनके ऊपर कंट्रोल। डिजायर सोचने को जितना मर्जी सोच लीजिए, लेकिन डिमांड्स तभी बनाइए जब आपको लगता है कि आपके पास एबिलिटीज हैं। ये कंपनियों में मिलर मॉडल या फिर जो बॉमल इन्वेंट्री मॉडल है वो ये बंदे यही बोलते हैं। बॉमल इन्वेंट्री मॉडल क्या बोलता है कि हमेशा कंपनी में कैश डिस्ट्रीब्यूशन जो एनुअल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, हर एक ट्रांजेक्शन फिक्स होनी चाहिए। आप अपनी मनमानी से, ऐसा नहीं कि पता कि मेरी कंपनी में चाय का खर्चा फिक्स है, अभी महीने में इतना लगता है, कोई बंदा घर से ऐसा आ गया है जिसको हमने जॉब पे रख लिया, दिन में 10 बार चाय पीता है, आप उसको एडजस्टमेंट करवाओ भाई, दिन में 2 बार ऑप्शन है तो 2 बार ही है। ये नहीं कि अपने घर का काम समझ के जब मर्जी चाय बना ले पी ली, नहीं होना चाहिए। मीन्स फिक्स एक्सपेंसिव होना चाहिए। अगर आपको सर दर्द है तो अब सर दर्द अपना घर छोड़ के आओ,
हम कंपनी में नहीं रख सकते। जैसे कई बंदे घर से लड़के आ गए तो कंपनी में प्रेशर डाल रहे हैं, ये बंदे ऐसे काम करो वो काम करो, तो बंदे बोलो फ्री ऑफ माइंड होके आओ, नहीं तो उसको कोई एक्सरसाइज कराओ तो जिससे उसका माइंड बिल्कुल सेटअप हो जाए, तो वो ट्रांजेक्शन फिक्स होंगी तो कंपनी में अच्छा काम चलेगा। अदरवाइज कैश का बर्डन आपके ऊपर बढ़ सकता है। मिलर पर्सन भी ये बोलता है कि जब आपको लगता है कि आपके पास ट्रांजेक्शन है, वेरिएबल में मत जाइए, फिक्स में काम कीजिए। वेरिएबल ट्रांजेक्शन आपको पता है बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपको पता सैलरी आएगी तो आपके मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे, मन पकोड़े जो बन गए, ख्याली पकोड़े जो बहुत बनते हैं, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, नहीं होना चाहिए। जैसे बोले बारिश होगी आज पकोड़े खाएंगे, भाई बारिश तो कल भी हो सकती है, फिर कल भी पकोड़े खाओगे क्या? पैसे तो उसमें ही चले जाएंगे। आज दोस्त मिले पार्टी करेंगे, दोस्त तो रोज मिलेंगे, पार्टी रोज करेंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। मे बी अगर तो मिलके कंट्रीब्यूशन करने वाला है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कि चल भाई मेरा 100 रुपये है, आज मैं 10 खर्च करूंगा, 10 दिन चलने वाला है 100 रुपये, फिर तो ठीक है। सो मुझे आज अकेले को निकल फिर 16 करने पड़े, मैं बोलूंगा भागो यार, मुझे क्या जरूरत पड़ी ऐसी यार, तो ये कंपनी में ऐसा चलता है। एफिशिएंट कैश प्लानिंग हो सके इसके लिए कंपनी में कैश मैनेजमेंट की जाती है। इनेबल मोर इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट, आपकी कंपनी में 80% बिजनेस फेल इसीलिए होते हैं कि वहां पर कैश मैनेजमेंट नहीं होती। रियल लाइफ में भी बंदे इसीलिए फेल हो जाते हैं, पैसे को मैनेज करने में, बिजनेस में सॉरी लाइफ में झगड़े आने के रीजन सुने तो कैश को मैनेज नहीं कर पाते। आज झगड़े आए, चल भाई 10,000 का सूट ले आए, 5,000 का जूते ले आए और पहन के मार्केट में घूम रहे हैं, कोई नहीं पूछने वाला। वो सिर्फ आपकी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, लेकिन हम उन चीजों को मैनेज कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होने वाला है। मीट यूनिफॉर्सम एक्सपेंसिव, अगर आपको लगता है कि जो अनफोर्सीन एक्सपेक्टेशन होते हैं, जो हमारे खर्चे कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमने कभी सोचा नहीं होता लाइफ में, उन चीज़ों को तभी कवर कर सकते हैं अगर आपके पास कैश मैनेजमेंट होगी। जैसे हम बोले कि मैंने पैसा नॉर्मल रखा होगी, पता है कि मेरी लाइफ बहुत तरीके से चल रही है, थोड़ा बस पैसा रखना पड़ेगा, हो सकता है कभी आप बीमार पड़ जाएं, ये अनफोर्सीन एक्सपेंसिव है। हो सकता है कि आपको चोट लग जाए, कुछ भी हो सकता है ना, जब घर से बाहर निकल रहे हैं कई बार तो घर से भी कुछ हो सकता है, पता है घर में जैसे मम्मी ने कर्सी मारी होगा कि, तो भाई आपका सर सर खुल सकता है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये अनफोर्सीन एक्सपेंसिव कंपनियों में भी ऐसे चलते हैं कि कंपनी में कभी ब्रेकडाउन आ जाए, लॉकडाउन लग जाए, तो वो कैसे की जरूरत होती है। ईजी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहीं पर अगर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़े तो आप इजीली इस पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकें। अवॉइडिंग इंसॉल्वेंसी, कभी भी आप दिवालिया घोषित ना हो इसके लिए आपके पास कैश की मैनेजमेंट होना जरूरी है। कंपनियों में कहता है कैश की मैनेजमेंट की नीड क्यों पड़ती है, वही दोबारा पॉइंट, इन्होंने वही पॉइंट दोबारा से लिखे हैं कि कंपनियों में हम लोग इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अवॉइड इंसॉल्वेंसी, इन चीज़ों को सेटअप करने के लिए कैश मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट इन्होंने लिखे हैं कि फोरकास्टिंग कैश पोजीशन, आपकी कैश की पोजीशन क्या है, लॉन्ग टर्म आपके पास कितना पैसा पड़ा रहता है, इसके लिए कैश मैनेजमेंट करते हैं। मेंटेनिंग लेस आइडल कैश, हमारे पास आइडल जो कैश है, हमें पता है कि हमारे पास कैश है वो कभी मेंटेन रहे, हमें पता है कि मेरे पास 1,000 रुपये 10,000 रुपये सैलरी, इसमें 1,000 हर महीने बचा रहा हूँ, वो मेंटेन रहे। ये ना हो कि 1,000 भी खत्म करते चले जा रहे हैं। इस चीज को दूर करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ द कलेक्टिव फंड, कहाँ कहाँ से पैसा आना है उसके ऊपर हमारा प्रॉपर ध्यान रहे, इसको कैश मैनेजमेंट में रखा जाता है। कलेक्शन ऑफ कैश इनफ्लो एंड फ्लो, कहाँ से पैसा आना और कहाँ जाना है, इसको सेटअप करने के लिए भी मैनेजमेंट कंपनियों में कैश की जाती है। ऑपरेशनल रिडक्शन इन WCM, वर्ड WCM के बारे में उन्होंने प्रॉपर पॉइंट तो नहीं क्लियर किया है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। कंपनी में जो हमारी ऑपरेशनल रिडक्शन है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कभी डाउन ना हो, इसके लिए कैश मैनेजमेंट की जाती है, क्योंकि कंपनी में काम चलाने के लिए जो हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए वो कभी खत्म ना हो। डे टू डे इन्वेंट्रीज में जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमारी डे टू डे जो ऑपरेशन है उसमें कभी हमारे पैसा कमी ना हो। बेटर लिक्विडिटी मैनेजमेंट, जल्दी से किसी भी चीज को कैश में कन्वर्ट कर सके, इसके लिए मैनेजमेंट की जाती है, क्योंकि कंपनी को पता है रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो फिनिश गुड्स बनने में टाइम लगेगा, फिर उसको बिकने में टाइम लगेगा। हो सकता है कि कोई बंदा आपको चेक वगैरह दे दे, DD वगैरह दे दे, तो उसको कैश में कितनी जल्दी कवर कर सकते हैं लिक्विडेशन लेवल में, इस चीज़ को सेटअप करने के लिए कैश मैनेजमेंट की जाती है। स्ट्रीमलिंग पेमेंट प्रोसेसिंग, आपकी कंपनी में वर्किंग कैपिटल कभी भी रिड्यूस ना हो, स्ट्रीमलिंग पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, जिनसे पैसे लेने किसी मर्जी तरीके से ले लो, जिनको पेमेंट देनी है उनको लास्ट डे में पेमेंट की जाए, तो वो बेनिफिट आपकी कंपनी में दिए जा सकते हैं। उसके बाद कहता है कैश कलेक्शन टेक्निक्स क्या हैं। कैश कलेक्शन टेक्निक्स वही है, एक्सेलरेटिंग द कैश इनफ्लो मेथड, प्रमोट पेमेंट बाय द कस्टमर्स, कंपनी में जो एक्सेलेटर दीजिए, पेमेंट जहाँ जहाँ से आपके इनफ्लो होने वाले हैं उनको एक्सेलेट कीजिए, जहाँ पेमेंट देनी है उसको डी एक्सेलेट कीजिए। डी एक्सेलेट करने के लिए उनको टाइम पर पेमेंट दीजिए, पहले पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। अडोप्ट अकाउंट रिसीवेबल प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑलवेज कोशिश कीजिए कि ऑटो पेमेंट रिसीवेबल सिस्टम लेके आइए, पैसा जिस तरीके से भी आ सकता है उसको आने दीजिए, कैश में आ रहा है भाई, चेक आ रहा है, ऑनलाइन गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, IMPS, नेफ्ट, RTGS, FDs, जो सिस्टम पे कुछ भी आपके पास आ रहे हैं उन सभी चीज़ के पैसा आपके पास आना चाहिए। क्विक कन्वर्जन पेमेंट इनटू द कैश को ऑलवेज कोशिश कीजिए कि पैसा जिस फॉर्म में भी आपके पास आया उसको जल्दी से ऐसा सिस्टम बना करके कन्वर्जन कैश में हो सके।
लॉक बुक सिस्टम को यूज़ कीजिए। लॉक बुक सिस्टम कंपनी में मेलिंग, प्रोसेसिंग और कलेक्शन टाइम टेक्निक है। पहले टाइम में होता था, इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी कि पैसा लेने। पहले टाइम में कंपनी फिर अगर बाहर किसी स्टेट में सामान चला जाता था तो वो लोग चेक से पेमेंट्स होती थी। वो चेक पहले लेके आना पड़ता था, फिर जमा होना पड़ता था। अब कंपनी ने सिस्टम सेटअप कर दिए थे कि हम अलग अलग ब्रांच में सेटअप कर दिए थे, या फिर अलग अलग एरिया में हमने एक ऑफिस छोटे से बना दिए थे, या किसी बंदे को सेटअप कर लिया था कि वो हमारी जान पहचान वाला है, उसको चेक दे दो, वो हमारे खाते में अपने आप लगवा देगा। आपको आने की जरूरत नहीं है, बाई पोस्ट भेजने की जरूरत नहीं है। पोस्ट भेजेंगे 7 7 8 दिन लगते थे। वो लोग वो सिस्टम तब लगे थे। जैसे कि मैं एग्जांपल बोलूँ कि टेक्निक सिंपल बता, पोस्ट ऑफिस की बता सकते हैं। पहले अब चिट्ठियां भेजने के लिए लोगों को पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन पोस्ट ऑफिस ने क्या कर रखा था, अलग अलग एरिया में बॉक्स लगा रखे होते थे। अलग अलग गाँव में एक छोटा सा बॉक्स लगा था लाल सा, उसमें चिट्ठी डाल देते थे। वो अपने आप डाकिया आता था, उसके बाद चाबी होती थी, खोल के उसमें चिट्ठी निकाल के। अब कोई लगा दे कोई डाकिया हुआ बॉक्स, वो उठा के लोग बेच के आ जाते हैं। तो पोस्ट ऑफिस वालों ने बंद ही कर दिया। तो ये था आपका कैश मैनेजमेंट का टॉपिक जो हुआ खत्म। आप कोई कैश मैनेजमेंट का टॉपिक आपको अच्छा लगता हो पूछना तो देखिए। इसमें एक आपका टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिसीवेबल मैनेजमेंट है। रिसीवेबल मैनेजमेंट नाम से क्लियर होता है कि जिन लोगों से पैसा लेना है उनको कंपनी में मैनेज करना जरूरी है। कैश मैनेजमेंट तभी हो सकती है अगर रिसीवेबल मैनेजमेंट आएगी। ठीक है भाई, कैश मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है अगर रिसीवेबल मैनेजमेंट करोगे। जिन लोगों से पैसा लेना है उनको प्रॉपर मैनेज कर लोगे तो ही कंपनी में कैश मैनेज हो सकता है। व्हाट इज रिसीवेबल मैनेजमेंट? इन्होंने लिखा है मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स नॉट जस्ट फॉर द रिसीवेबल बट आल्सो द एंटायर प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द पॉलिसी ऑफ क्रेडिट एंड डिसाइडिंग पेमेंट टर्म्स। कंपनी में पैसे को रिसीव करने की पॉलिसीज क्या है और क्रेडिट की टर्म्स क्या है, रिसीवेबल मैनेजमेंट में ही आता है। मीन्स किसी बंदे को उधार में कोई सामान आपने दिया है, वो कितने टाइम के लिए दिया है, वो पैसा जो आप रिकवर करेंगे वो कैसे रिकवर करेंगे, रिसीवेबल मैनेजमेंट में ही आता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। कोई भी कंपनी जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं रिसीवेबल में, जिन लोगों से पैसा लेना है, कंपनी को अलग से एफर्ट करने पड़ते हैं, अपना पैसा छोड़ना पड़ता है क्योंकि किसी बंदे को उधार दिया है। तो इसमें कंपनी किन किन चीज़ों को डिटरमाइन करती है? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ऑफ रिटेनिंग रिसीवेबल एंड देयर कलेक्शन। जिन लोगों को आप उधार पे सामान दिए उनका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा, उसके ऊपर कंपनी को कॉस्ट पड़ती है। फिर उनसे जब पैसे इकट्ठे करने हैं वो भी कंपनी को अलग से कॉस्ट पड़ती है। कौन कौन सी कॉस्ट पड़ती है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। कंपनी जब किसी बंदे को पैसे दे रही है, अगर किसी बंदे को 14 दिन का उधार दे दिया, 14 दिन आपका पैसा बंदा यूज कर रहा है, उसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी, मीन्स आपको पैसा कहीं और से लेना पड़ेगा। बैड डेब्ट लॉस। कई बार जिन लोगों से पैसा लेना होता है वो कई बार लॉस में चले जाते हैं, वो पैसे मिलते नहीं है। हो सकता है कि बंदे की डेथ हो जाए, जब बंदा भाग गया तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बंदा मुकर ही जाता है कि मैं सॉल्वेंट हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है। कलेक्शन एक्सपेंसिव। कई बार किसी से पैसे लेने के लिए आपको 2 2 3 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपका पेट्रोल का खर्चा लग गया, आपका जो माइंड के ऊपर प्रेशर पड़ गया, कई बार आपको जूस जूस पीना पड़ गया, आपको रास्ते में आप बेहोश हो गए तो आपको उठाना पड़ गया, तो कंपनी के ऊपर ये भी खर्चे लगे जाते हैं। कैश डिस्काउंट। कई बार किसी से पैसे लेने के लिए डिस्काउंट देना पड़ता है, भाई तेरे से 1000 लेने हैं, 10 छोड़ दिए, 990 दे दे। लेकिन मतलब 10 से क्या होगा, 100 तो छोड़, कम से कम ये भी बात आती है। फिर आते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। कंपनी में जो अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं रिसीवेबल की, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो कलेक्शन की मैनेजमेंट, टाइम पर कैसा हमारे पास आ सके। पेमेंट कलेक्शंस, जिनको पेमेंट्स हम लोग कलेक्शन करने में लेने हैं, उनको टाइम पर पेमेंट देनी है, क्योंकि तब भी पेमेंट देंगे तभी वो बंदा पैसे इकट्ठे करके देगा। जिस बंदे को हमने रखा है, अगर उसको पैसे देने नहीं है तो वो कंपनी के पैसे इकट्ठे क्यों करके लाएगा? अगर वो इकट्ठे करके ले आएगा फिर तो अपने लेके चला जाएगा, ये लो भाई मैंने अपने काट लिए, तुम अपने रख लो, क्योंकि तुमने देने तो है नहीं। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, किन किन से पैसा आ गया, किन किन से अभी पेंडिंग है, इसके लिए कंपनी में मैनेजमेंट इस चीज़ की जाती है। फिर है स्कोप ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। कंपनी में इस चीज़ का स्कोप क्या है, कंपनी रिसीवेबल मैनेजमेंट क्यों करती है? सबसे पहले यूज द क्रेडिट पीरियड थ्रिफ्टफुली। जो कंपनी ने क्रेडिट पॉलिसी दी गई है उसका प्रॉपर लोग यूज कर सकें, इसके लिए दी जाती है। कि कंपनी को ऐसा लगता है कि हाँ, जो कोई बंदा प्यासा है, भी उसकी प्यास हम लोग सही तरीके से बुझा रहे हैं। जैसे थ्रस्टी के बारे में सुना हुआ ना, तो वो चीज़ इसमें यूज आता है कि हम लोग जिन लोगों को जरूरत है उनकी जरूरत पूरी करके हम अपनी जरूरत भी पूरी कर रहे हैं, कि हमारा बिजनेस भी प्रॉपर चल रहा है, कि हमारे कस्टमर डाउन ना हो। लेकिन ये कहीं ऐसी कंडीशन ना हो जाए कि इसका हम रिकॉर्ड ही ना रखें। रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा। उसके बाद ट्राई टू प्रोवाइड क्लोजर ऑन द लॉन्ग पेंडिंग बिल्स। जो लॉन्ग पेंडिंग बिल्स हैं उनका क्लोजमेंट हो सके, इसके लिए रिसीवेबल मैनेजमेंट की जाती है कंपनी में। जिससे पैसे लेने आज भूल गए तो आपके पास रिकॉर्ड होगा तभी याद रहेगा। कई बार लॉन्ग टाइम किसी का पैसा पेंडिंग है, वरना दे नहीं रहा, अगर रिकॉर्ड होगा तभी रिसीव कर पाओगे, अगर रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो रिसीव ही नहीं कर पाओगे। मॉनिटर इंप्रूव कस्टमर रिलेशनशिप बाय ट्रैकिंग द पेमेंट ऑफ इन परफॉर्मेंस। जो पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसमें कस्टमर की रिलेशनशिप को आप मॉनिटर कर सकते हो कि बंदा मेरे साथ कैसे काम चल रहा है। अगर अच्छे टाइम पे पैसे वापस कर रहे हैं तो फर्दर हम कभी भी चूकेंगे नहीं उसको लोन देने में या पैसे उधार में देने में।
अगर बंदा आज ही पैसे देने में नेगोशिएशन कर रहा है तो कल को हम सोच ही नहीं सकते। अगर उस बंदे को बोलेगा कि मुझे पैसे की जरूरत है, हम फोन काट सकते हैं। हो सकता है कि उसके बात ही ना सुने, कभी उसका कॉल आ जाए तो मेरे घर में मिलने, तो बोल रहे हैं घर पे नहीं है। बहुत सारी ऑप्शन ऐसी यूज कर सकते हैं। हमेशा रिसीवेबल मैनेजमेंट का हमारी कंपनी में इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि कैश को अगर मैनेजमेंट करना है तो रिसीवेबल मैनेजमेंट होना जरूरी है। अगर आपकी कंपनी में रिसीवेबल मैनेजमेंट होगी तब भी कैश मैनेज हो सकता है। कि अगर रिसीवेबल को आप चेक ही नहीं करोगे तो कभी भी आपके पास टाइम पर पैसे नहीं आते हैं। इसमें रिसीवेबल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी होता है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है? हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं कि कैसे कंपनी किसी कस्टमर को क्रेडिट देगी, कितने टाइम के लिए देगी, और कलेक्शन मेथड क्या होगा, इसको क्रेडिट पॉलिसी बोला जाता है। कि आज किसी कस्टमर को पैसे दे रहे हो, वो पैसा मुझे कब और किस तरीके से देगा, इसको क्रेडिट पॉलिसी में लिया जाता है। क्रेडिट पॉलिसी एक्सप्लेन करें, विच क्रेडिट ऑप्शन डू यू वांट टू प्रोवाइड, किस तरह की क्रेडिट पॉलिसी आप चाहते हो। क्रेडिट पॉलिसी में जरूरी है, कोई बंदा बोले कि मुझे 14 दिन का उधार चाहिए, हम बोलते हैं कि ठीक है। उसके बाद हु डू यू विश टू गिव क्रेडिट टू, आप किस बंदे को उधार देना चाहते हो, ये भी मैटर करता है। सबको उधार नहीं दे सकते हैं। तीसरा, हाउ मच क्रेडिट आर यू विलिंग टू एक्सटेंड, किसी बंदे को उधार दिया तो कितनी वैल्यू तक एक्सटेंड कर सकते हैं। कस्टमर की लाइफ, जैसे एग्जाम्पल आप लोन लेना है, आज लोन ले लो, 50,000 से ज़्यादा का लोन आपको नॉर्मल नहीं मिलने वाला। अगर 50,000 अच्छी तरह से मोड़ दो फिर आपका लोन 1 लाख तक का हो सकता है। 1 लाख वापस कर दोगे तो 2 लाख का हो सकता है या 5 लाख का हो सकता है। 10,000 का लोन लिया, वही टाइम पे वापस नहीं किया तो आपको 5,000 का लोन भी नहीं मिलेगा। तो ये भी कंडीशंस मैटर करती हैं। क्रेडिट पॉलिसी के बेनिफिट क्या होते हैं? कैन सेव योर टाइम, अपना टाइम आप सेव कर सकते हो, लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसको उधार दिया है। हेल्प यू प्लान फॉर योर कैश फ्लो, अपने कैश फ्लो को प्रॉपर प्लान कर सकते हो। बिल्ड ट्रस्ट विद क्लाइंट्स, अपने कस्टमर के साथ क्लाइंट, जो ट्रस्ट है वो क्लाइंट के साथ वो भी आपको पता लग जाएगा। क्रिएट कंसिस्टेंसी, लगातार डेबिट जो टाइम पीरियड चल रहा है हमारे पास वो सेटअप हो सकता है। आपके पास क्रेडिट पॉलिसी की टाइप्स भी इन्होंने बताई हैं किस प्रकार की होंगी। सबसे पहले लिबरल और लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी। लिबरल और लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी जिसमें हम सेल को इंक्रीज करने के लिए लीनियंट होते हैं कि हमें ये काम लगातार करना ही करना है। ये पॉलिसी यूज कंपनी यूज करती है कि किसी को भी सामान दे रहे हैं, 7 दिन या 10 दिन का उधार सबके लिए अवेलेबल है, इसको लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी बोलते हैं। एक होती है रिस्ट्रिक्टिव टाइट क्रेडिट पॉलिसी, इसमें फिक्स किया जाता है भाई 7 दिन से ज़्यादा अगर होगा तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है, और ये इंटरेस्ट इतने टाइम तक लग सकता है। अगर ये पैसा नहीं आएगा तो हम आपके ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। तो ये कंपनी, जैसे में आप लोन ले लो, 2-3 किस्तें आप पेंडिंग रख लोगे तो उसमें लिखा नोटिस आएगा आपके घर पे, वो कोर्ट की तरफ से आता है, सम्मन आते हैं एक तरफ से, भाई पैसे दे दो। पैसे नहीं दे रहे हो लगातार, अगर कंपनी अच्छी है तो आपको कोर्ट में भी बुला सकती है। हो सकता है कि आपकी रिकवरी आपके सामान की भी कर रहे हैं, अगर सामान नहीं है तो आपको रिकवर करके साथ में ले जा सकती है। टाइट पॉलिसी में होता है। फ्लेक्सिबल क्रेडिट, फ्लेक्सिबल क्रेडिट क्या होता है? जब आपने किसी को 7 दिन का उधार दिया, आप बोलेंगे चल अभी अभी पैसे तेरे पास नहीं है तो 15 दिन कर ले, 15 दिन बाद दे दिए, तो इसको फ्लेक्सिबल पॉलिसी बोलते हैं। नो क्रेडिट, कुछ कंपनी ये भी यूज करती है कि कुछ उधार नहीं है। उधार मांगना, जैसे बोलते हैं ना भी, उधार भगवान, कस्टमर हमारे लिए भगवान का रूप है, भगवान को उधार हम कर नहीं सकते, तो वो चीज़ को लोग लेके रखते हैं वैसा शर्मिंदा, तो ये नॉट क्रेडिट पॉलिसी भी यूज करते हैं। उसके बाद जब भी क्रेडिट आप पॉलिसी करेंगे तो क्रेडिट में स्टैंडर्ड होने चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब कैपेसिटी चेक करेंगे बंदे की, बंदे का करेक्टर चेक करेंगे, बंदा कैसा है। उसके बाद कोलेटरल मीन्स उसके साथ रिलेशनशिप करने का कोई बेनिफिट है या नहीं है। उसके बाद एक्चुअल में कैपिटल है या नहीं है, और उसकी कंडीशंस क्या है। अगर बंदा अच्छा लग रहा है, फैमिली वाला लग रहा है, उसके बाद अच्छे काम चल रहा है, बढ़िया जॉब कर रहा है, तो आप क्रेडिट दे सकते हैं। अब उसके बाद कोई जॉब तो है नहीं, खुद कहीं से मांग पे काम चला रहा था, उस हिसाब से क्रेडिट नहीं दे सकते। ये रिसीवर मैनेजमेंट में हमेशा चेक किया जाता है। ये टॉपिक हुआ आपका हुआ खत्म। कोई पॉइंट ऐसा हो पूछना तो देखिए।